प्यारे दिल्ली वासियों, आप सबको नमस्कार। आज हम साझा करेंगे आपसे कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में जिस तरह से नेग्लिजेंसी बढ़ती आ रही है, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपने परिजनों को खो बैठते हैं। और ये नेग्लिजेंस तो कहने की बात होती है, कई बार ये नेग्लिजेंस इस हद तक होती है जो इनकी जानकारी में होती है और मर्डर का रूप ले लेती है। आदमी को इनकी ये नेग्लिजेंस को छुपाने के लिए कुछ और अपराध कर देते हैं, जैसे कि 420। एक तो इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये 420 करते हैं और एक उस विक्टिम के साथ जो उनके हॉस्पिटल में एडमिट होता है। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कहीं कोई नेग्लिजेंस की हॉस्पिटल के बंद कर 420 का मुकदमा जरूर दर्ज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा कि मैं ये चाहता हूं कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सभी के गेट के ऊपर ये जरूर लिखा होना चाहिए कि कितने केस किस विक्टिम के किस वजह से उनके खिलाफ न्यायालय में लंबित हैं, किस न्यायालय में लंबित हैं, कितनी 100 नंबर की कॉल उस हॉस्पिटल के खिलाफ हुई। ये बहुत जरूरी विषय है। और संबंधित न्यायालय में भी जितने भी हॉस्पिटल के केस चल रहे होते हैं उनकी डेटें एक दिन पर लगाई जानी चाहिए, जिससे कि जो है न्याय में जल्दी मिले। और न्याय को के लिए जो विक्टिम खड़ा होता है, जो पीड़ित होता है, और उसके परिवार पे इनका जो कॉर्पोरेट है, जो हॉस्पिटल कॉर्पोरेट का रूप ले चुका है, उनके कॉन्टैक्ट का, माफिया के लोगों का दबाव उनके ऊपर ना पड़ पाए, उनके परिवार पे न्यायिक प्रक्रिया पे दबाव ना पड़ पाए, जो देश के कानून के हिसाब से भी अपराध है कि न्यायिक प्रक्रिया पे कोई भी आदमी दबाव नहीं बना सकता। तो ये एक बात मैं आज 2-3 विषय आपके सामने रखता हूं। 420 की बात, और अगर कोई भी हॉस्पिटल है, अगर उसके खिलाफ इतने केस दर्ज हो रहे हैं, डॉक्टर्स के खिलाफ हो रहे हैं, तो उन सभी नेग्लिजेंस को और आरटीआई के अंदर और एक मैंडेटरी को भी मिलना चाहिए। तीसरा चीज सामने आ रही है कि हॉस्पिटल प्रॉपर बिल नहीं देते। मैं ये कहता हूं कि एस्टिमेटेड बिल पहले उनको देना चाहिए, हर एक पेशेंट्स को और उनके अटेंडेंट्स को, जो भी उनके वहां पे होते हैं, कि हम 1 लाख का बिल बना रहे हैं, 20,000 का बिल बना रहे हैं, 10,000 का एस्टिमेटेड पहले बिल देना चाहिए। लेबोरेटरी के सभी टेस्ट का बिल उनको पहले देना चाहिए, कि भेजने से पहले, करने से पहले, और फिर करने के बाद उसकी रिपोर्ट देनी चाहिए कि किस डॉक्टर ने, किस नर्स ने कब और कहाँ किया। ऐसी चीज जानकारी में आ रही है कि 5/2/20 की एक केस के अंदर जो है रिपोर्ट ही गायब कर दी गई और विक्टिम के नकली साइन मार दिए गए हॉस्पिटल के अधिकारियों द्वारा। तो ये बहुत गंभीर बात है। इसके लिए 65B का एविडेंस सर्टिफिकेट अगर आप ले लेते हैं तो ये न्यायालय उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है। 340 CRPC के अंदर न्यायालय कंप्लेंट करता है। तो देखते हैं कि आगे इन दिनों में क्या फैसला होता है। इससे बहुत सारे अनुभव हैं, आने वाले दिनों में हम आपके साझा करेंगे। हमने पिछले 1.5 साल के अंदर बहुत सारे लोगों से मिले हैं और बहुत सारे सबूत इकट्ठे करे हैं। और अभी इसका सबको पता ही है कि इन लोगों से लड़ने के लिए हम कुछ RWNG का सहारा ले रहे हैं। और मौका अगर संभव हो पाया तो हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से, राष्ट्रपति कार्यालय से, महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय से और आदरणीय प्रधानमंत्री कार्यालय से हम मिलेंगे और वहाँ ये बात रखने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारे विक्टिम्स, बहुत सारे लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, और ये सभी समूह के लोग हैं। व्यापारी भी हैं इसके अंदर, पीड़ित के अंदर महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, पुलिस के भी कर्मचारी हैं, वकील भी हैं, सरकारी वकील भी हैं, जुडिशियल साइड से भी लोग हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि मिलकर एक ऐसी चेन का निर्माण करें और इस चेन के सहारे हम न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे, जनता के अंदर मीडिया के द्वारा रखेंगे, सोशल मीडिया के द्वारा जनता में रखेंगे, और प्रधानमंत्री कार्यालय में रखेंगे, हेल्थ सेक्रेटरी को रखेंगे, दिल्ली हेल्थ सेक्रेटरी को, सेंट्रल गवर्नमेंट के हेल्थ सेक्रेटरी को रखेंगे, सभी नेताओं को, MLA को, पार्षद को हम ये अपनी बात रखेंगे कि क्या क्या रेगुलेशन सुधार, मल्टीनेशनल जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम्स हैं। अभी रोहिणी नॉर्थ में भी एक केस आ रहा है, स्वास्थ्य कुछ ऐसा नाम मेरे को पूरा नहीं पता, कि वहाँ भी एक अभी केस ऐसा आ रहा है कि उस केस के अंदर भी मेडिकल नेग्लिजेंस एक्सेप्ट करी गई है और केस है रोहिणी न्यायालय में लंबित। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों से मिलना भी है क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी है, उन सबसे परमिशन लेके एक एक केस की वीडियो, उनके फैक्ट्स, कानूनी प्रक्रिया, वकीलों का अनुभव लेके आपके बीच में आएंगे और आपसे प्रयास करेंगे कि इन विक्टिमों को, पीड़ितों को इंसाफ दिलवाने में आप सब लोग मदद करेंगे, दिल्ली के परिवार के लोग, और आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए भी आपसे मदद मिलेगी। आज खास तौर से वेंटिलेटर का भी एक मामला बहुत ऐसे सामने आ रहा है कि ये बात होती है कि पेशेंट के प्राण पखेरु हो चुके होते हैं और उसको कुछ घंटों बाद, ज़्यादातर रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे बीच में डिक्लेयर किया जाता है। 1 बजे के लगभग मुख्य टाइम होता है डिक्लेयर करने का, क्योंकि उस टाइम सब पीड़ित के आदमी चले जाते हैं, लोग नींद के नशे में होते हैं
और उस टाइम ये काम होता है। इसके अंदर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदू आस्था, जो धार्मिक आस्थाएं बनी हुई हैं और भी धर्मों में बनी हुई हैं, पर मैं हिंदू होने के नाते, क्योंकि मैं सबसे पहले हिंदू आस्था की बात करूंगा, 295 और 295 AIPC में भी ये धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता है। अगर कोई व्यक्ति की डेथ दिन में हो गई और अगर उसको रात को 1 बजे बताया जाता है जबकि दिन चेंज हो जाता है, तो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से उसका पूरी तरीके से वो नहीं हो पाता। क्या कहते हैं कि जो उसके मरने के बाद क्रिमिनेशन की और जो उसकी सारी हम लोग क्रिया करते हैं, जो उसके तर्पण के लिए करते हैं, उसके पितरों के लिए जो भोज करते हैं, जो तेरहवीं करते हैं, इन सभी चीजों के अंदर चेंज आ जाता है। तो हमारा जो पितर होता है, जो बनने के बाद हम लोग मानते हैं, हमारी आस्था होती है पितर बन जाते हैं, तो उसके मोक्ष के लिए जितनी भी विधि क्रिया आती हैं उन सब के अंदर विघन पड़ जाता है। क्योंकि वो व्यक्ति अगर मान लो अगर 8 तारीख को मरा और अगर हम रात को 9 बजे उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने बताया, हमें जान करके सूचित डेट किया, तो उसका वो कोई भी विधि विधान पूरा नहीं हो पाता और वो सारी चीजें रह जाती हैं। तो ये मैं चाहूंगा कि इस देश की प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी एक हिंदू समाज से आते हैं और सभी, मैं कहता हूं कि सभी धर्मों में ये बात होती है कि सभी धर्मों में कुछ ना कुछ होता है, मुझे उनकी जानकारी नहीं है। तो सभी धर्मों के लिए एक आहत है, 295 AIPC में अपराध है और इसके लिए भी मैं न्यायालय में केस में एक एप्लीकेशन फाइल करूंगा। और ये चीज बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, सभी जुडिशियल ऑफिसर, सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हिंदू धर्म के नाते और ये जो हमारे मरने के बाद इस व्यक्ति के प्रति जो भी आस्था होती है, कम से कम हॉस्पिटल वालों को ऐसा निर्देश सख्त जारी किया जाए कि एग्जाम्पल रखा जाए कि ये तो कम से कम ना हो कि मरे हुए व्यक्ति को, जो हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा है, जो 84 लाख योनियों के बाद उसको ये जो मनुष्य योनि का जन्म मिलता है, कम से कम उसको तो कम से कम अधिकार नहीं छीनना चाहिए हॉस्पिटल वालों को। ऐसी मेरी प्रार्थना है। सभी डॉक्टर ऐसे नहीं होते, सभी हॉस्पिटल ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये बात मैं जरूर कहूंगा और मेरे पे इसका सबूत है। ऐसी मेरी प्रार्थना है पुनः कि उन पीड़ितों को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे कुछ परिवार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ श्रृंखला, कुछ कड़ियाँ, कुछ अशकों की मालाएं बन गई हैं और काफ़ी निराश हैं, क्योंकि ये जो न्याय होता है काफ़ी लंबा खिंचता है और बहुत इसमें परेशानियाँ आती हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के द्वारा, हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हर हॉस्पिटल के अंदर कम से कम 2 वकीलों की अपॉइंटमेंट 24 घंटे की होनी चाहिए शिफ्ट वाइज, ताकि अगर उसको कोई समस्या आए तो कानूनी समस्या उसको हॉस्पिटल में मिले, थाने के अंदर मिले और न्यायालय के अंदर मिले, बिल्कुल निःशुल्क मिले। ये उसका अधिकार है। कम से कम मरे हुए व्यक्ति को, जिंदा को तो इंसाफ यहाँ नहीं मिल पाता, 20 साल 25 साल 30 साल केस चला जाता, लेकिन कम से कम मरे हुए व्यक्ति को इंसाफ मिले, ऐसा मेरा जरूर इस समाज के ठेकेदारों से, इस देश की न्याय प्रणाली से, इस देश की कानून व्यवस्था से, सरकारी तंत्र, राजनीतिक तंत्र, न्यायिक तंत्र, सबसे प्रार्थना है कि कम से कम मरे हुए व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसी मेरी आज ये कामना है। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद, चिकित्सा क्रांति जिंदाबाद।